नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। पुराने विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को आमंत्रित करें। देखिए, इस वीडियो में हम ब्लड के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। ब्लड का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप हमारी साइंस प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर भी आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप ब्लड के आगे के भागों को समझेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम रक्त को संपूर्ण तरीके से देख चुके थे, इस पर चर्चाएं कर चुके थे। प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी पर हमने चर्चाएं की थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ब्लड क्लोटिंग अर्थात रक्त के थक्के पर चर्चाएं करेंगे और साथ ही हम विगत वर्षों में आने वाले जो प्रश्न हैं आपके और जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी पर चर्चाएं करेंगे और आप इन्हें आसानी से हल कर सकेंगे यदि आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को देखा है ब्लड के। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं जीएस परिवार। तो देखिएगा, रुधिर का थक्का, ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का किस प्रकार जमता है। देखिए, चोट लगने के कुछ समय पश्चात रुधिर का बहना रुक जाता है। क्लियर हुआ? जब आपको कहीं पर भी कट लगता है, चोट लगती है, तो कुछ समय के लिए ब्लड आता है, रक्त आता है और हम देखते हैं रक्त का बहना रुक जाता है कुछ समय के पश्चात। आखिर ये प्रक्रिया में क्या होता है कि रक्त का बाहर आना बंद हो जाता है। रुधिर के बाहर आने से क्या होता है, रुधिर का ह्रास अर्थात हमारे शरीर में जो रुधिर है यदि वो पूरा भार हो जाएगा तो रक्त की कमी हो जाएगी। तो रुधिर ह्रास को रोकने के लिए रक्त का थक्का जमाया जाता है। रक्त का थक्का या रुधिर का जमना एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। देखिएगा, किसी मानव के द्वारा तो ये जमाया नहीं जाता है। क्लियर हुआ? या कोई मानव आता है जो रक्त का थक्का है ब्लड क्लोटिंग करके चला जाता है, नहीं करता। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो सबसे जटिल प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, सबसे जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया होती है रुधिर का थक्का जमना। अब देखिए क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम निम्न चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, कट लग जाने पर सर्वप्रथम प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्त्राव करती है। देखिएगा, सबसे पहले आपकी किसी भी शरीर के अंग पर कट लगाए, कट लगने के पश्चात क्या होगा, रक्त बाहर आएगा। रक्त के बाहर आते ही सबसे पहला काम क्या होगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है, रक्त में उपस्थित कोशिका। रक्त के दो भाग, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, जिसमें प्लेटलेट्स क्या है, कोशिकाएं जो रक्त का थक्का जमाती है। अब इसका क्या काम होता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स आती है और क्या निकाल देती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को निकाल देती है। तो कट लग जाने पर सर्वप्रथम क्या आएगा, पूरे चरण समझ रहे हैं हम, क्या आएगा, प्लेटलेट्स आएगा। प्लेटलेट्स आपका क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्त्राव करेगा। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, यहाँ पर आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आएगा क्या प्रक्रिया होती है, क्रम से समझेंगे। कट लगने पर सर्वप्रथम प्लेटलेट्स ने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, यही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ निकला था, ये क्या करेगा, कैल्शियम की प्रेजेंट में, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसकी प्रेजेंट में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज, इसी को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये सभी शब्द आपने सुने होंगे, बस आपको हम क्रम बताना चाह रहे हैं कब किसका क्या काम होता है। क्लियर हुआ? तो देखिएगा ज़रा, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाए आपका या प्रोथ्रोम्बिन बनाए, कब बनाए, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम की प्रेजेंट में एक प्रक्रिया की है। क्लियर हुआ? अब प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिन का काम क्या होगा, ये हेपेरिन को निष्क्रिय कर देगा। किसको, हेपेरिन को। अब हेपेरिन क्या होता है, तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त आपका बह रहा है वो शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि उसमें हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो यकृत में बनता है। क्लियर हुआ? हेपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, अर्थात रक्त यदि बाहर आएगा तब भी रक्त के साथ आपका हेपेरिन आएगा, लेकिन उस रक्त में से हेपेरिन को निष्क्रिय करना है ताकि हम रक्त को जमा सके, ब्लड क्लोटिंग कर सके। तो हेपेरिन को निष्क्रिय कौन करेगा, आपका थ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। क्लियर हुआ? निष्क्रिय किया है। और साथ में क्या करता है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को सक्रिय करता है। अब आपको याद आया होगा, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन आपकी कौन सी होगी, फाइब्रिनोजेन। क्लियर हुआ?
देखिएगा आसानी से समझ सकेंगे यदि आपने फर्स्ट पार्ट को देखा हुआ है। सुनिएगा, कट लगने पर सबसे पहले क्या होगा, प्लेटलेट्स। क्लियर हुआ? प्लेटलेट्स क्या निकालेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंट में क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिन। क्लियर हुआ? ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिन का काम क्या होगा, हेपेरिन को निष्क्रिय करना और प्लाज्मा प्रोटीन को सक्रिय करना। और प्लाज्मा प्रोटीन आपकी कौन सी है, फाइब्रिनोजेन। क्लियर हुआ? फाइब्रिनोजेन इसको क्या कर देगा, वो सक्रिय कर देगा। अब देखिएगा विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिख रहा है प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिन। क्लियर हुआ? ये कैल्शियम की प्रेजेंट में थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्रिया करके क्या बना लेगा, थ्रोम्बिन बना लेगा। अब क्यों बना लेगा, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन का ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज था इसका काम हो चुका है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या कर रहा है, आपका हेपेरिन को निष्क्रिय कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को सक्रिय कर रहा है। क्लियर हुआ? इसके दो काम हो चुके हैं। अब प्रोथ्रोम्बिनेज खुद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के प्रेजेंट में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब ये थ्रोम्बिन का काम क्या है, थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को उत्प्रेरित करता है। अर्थात जो प्लाज्मा में उपस्थित आपकी प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, उसको उत्प्रेरित करता है और उसको परिवर्तित कर देता है किसमें, फाइब्रिन में। कौन करेगा, ये थ्रोम्बिन करेगा। क्लियर हुआ? अर्थात फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके क्या कर लेगा, फाइब्रिन में बदल जाएगा। और यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहेगा, आपका विटामिन के। विटामिन के आपका बाद में आ रहा है, याद रखिएगा, विटामिन के लास्ट में आ रहा है। फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, विटामिन के क्या बना देंगे, फाइब्रिन बना देंगे। और फाइब्रिन प्लस आरबीसी मिलकर क्या बना देगी, रक्त का आपका थक्का जमा देगी, ब्लड क्लोटिंग। देखिएगा विद्यार्थियों, 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, हम रक्त का थक्का बनाने वाले हैं। रक्त का थक्का बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसको हम दोबारा से समझते हैं। देखिएगा अब अच्छे से, देखिएगा विद्यार्थियों, सर्वप्रथम क्या होता है, कट लगता है। कट लगने के साथ क्या आता है, रक्त आता है। रक्त का बहना रुक जाता है। कैसे रुकता है, तो सबसे पहले आपका प्लेटलेट्स आएगा। प्लेटलेट्स आया, प्लेटलेट्स ने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिनेज, ये थ्रोम्बिन बनाएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, हेपेरिन को निष्क्रिय करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन अर्थात फाइब्रिनोजेन को सक्रिय करेगा। क्लियर हुआ? इसका काम हो चुका है प्रोथ्रोम्बिनेज का। अब ये क्या होगा, खुद बदल जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसकी प्रेजेंट में बदलेगा, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंट में। क्लियर हुआ? अब थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, तो प्लाज्मा में उपस्थित जो आपकी प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, इसको सक्रिय कर देगा और फाइब्रिन के अघुलनशील तंतुओं में बदल देगा जो घुले नहीं। क्लियर हुआ? और यहाँ पर प्रेजेंट कौन रहेगा, आपका विटामिन के। तो फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और विटामिन के प्रेजेंट में किस में बदल जाएगा, विटामिन के में। और फाइब्रिन प्लस आरबीसी क्या बना देंगे, रक्त का थक्का आपका बन जाएगा। देखिएगा, फाइब्रिन के तंतु एक जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है। तो फाइब्रिन के जो तंतु होते हैं अंत में क्या बना लेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। इस प्रकार से एक जालीनुमा संरचना बना देते हैं और रक्त का बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये था हमारा रक्त का थक्का, जिसको हमने बहुत ही सिंपल भाषा में समझा है। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट रह जाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों, आप क्लास चाहते हैं नहीं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो विद्यार्थी नए टेस्ट देना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और साथ में आपके जितने भी डाउट रहते हैं सभी डाउट आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके डाउट, हम उनको तुरंत क्लियर करेंगे। क्लियर हुआ? साथ ही देख लेते हैं रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन। तो विटामिन के होता है। रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होती है, जबकि घाव लगने पर उसको भरने का काम कौन करता है, विटामिन सी करता है। तो आपने रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग को आसानी से समझा होगा। और जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो वहाँ से देख लीजिए। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट पे आधारित कुछ प्रश्नों को जिन्हें आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न विद्यार्थियों, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही मतलब कि जो सबसे रक्त ले सकता है, तो सर्वग्राही होता है आपका AB। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, सार्वत्रिक
रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है सर्वदाता, यानी कि जो सबको रक्त दे सकते हैं, तो वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओ ब्लड ग्रुप। देखिएगा ब्लड ग्रुप पर भी हमारा एक भाग आना बाकी है। ये सेकंड पार्ट था, ब्लड ग्रुप कौन किसको ब्लड दे सकता है, किस प्रकार से रक्त की संरचना होती है, ब्लड ग्रुप को भी हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो थर्ड पार्ट में ब्लड ग्रुप आधारित प्रश्नों को ही लेकर आएंगे। क्लियर हुआ? मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55%। देखिएगा रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और आपका रक्त कणिकाएं। कोशिकाएं एक स्थान पर निश्चित होती है जबकि कणिकाएं गति करती है। क्लियर हुआ? 55% आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में तरल भाग पानी आपका कितना रहता है? लगभग 90% रहता है। 10% आपके शेष अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में प्रमुख प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होती है जो रक्त का थक्का जमाती है। यदि यही प्रोटीन क्या हो जाए, आपकी अनुपस्थित हो जाए, तो शेष भाग को हम क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 55%। जबकि शेष भाग आपका क्या रहता है? 45% रक्त कणिकाएं होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति क्या कहलाती है? अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, इस्कीमिया। इस्कीमिया मानव शरीर में अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है रक्त की। अगला प्रश्न, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो विद्यार्थियों वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त आपका पाया जाता है। क्लियर हुआ? हीमोग्लोबिन निम्न में से किस तत्व, कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, लौह तत्व। लोहा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत होता है आपका पालक। सेकंड देखोगे आप कौन सा आएगा, एप्पल या सेव फल। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक होता है? श्वसन रंजक अर्थात जो श्वसन को ग्रहण करता है, श्वसन मतलब ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? O2 CO2 का परिवहन कौन करता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर हुआ? और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है अपने अंदर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। देखिएगा विद्यार्थियों एक आपको चीज़ बता दें, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुना है, CO। देखिएगा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिएगा आरबीसी ग्रहण करती है ऑक्सीजन को, ये आपको पता है। लेकिन आरबीसी ऑक्सीजन से भी 250 गुना ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता रखती है कार्बन मोनोऑक्साइड को। समझे जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो आपको मीठी नींद सुलाती है। मीठी नींद का तात्पर्य होता है आपको धीरे धीरे मारने का काम करती है, एक दिन आपकी डेथ हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। मीठी नींद सुलाती है आपको बिल्कुल, जिससे नहीं होता मखमली जूता मारना, उसी प्रकार से मखमली मौत या फिर मीठी नींद जो सुलाती है वो कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके शरीर में घुलती चली जाती है, हीमोग्लोबिन को बिल्कुल क्या कर लेती है? घेर लेती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता है और एक दिन आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना। सोचे जरा, जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम किसका है? हमारे शरीर में आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन का। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज अर्थात 250 गुना तेज कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। सोचे जरा, समझ आया आपको? 250 गुना। क्लियर हुआ? देखिएगा हीमोग्लोबिन के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। क्लियर हुआ? जिसमें लोहा पाया जाता है। ये आपका टेट्रामर, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया, टेट्रामर प्रोटीन होता है जिसमें 4 श्रृंखलाएं होती है आपकी, अल्फ़ा 2 बीटा 2। अल्फ़ा में 141 अमीनो एसिड होते हैं जबकि बीटा में आपके 146 अमीनो एसिड होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है। यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है, वह CO2 को क्या करती है? वापस लाती है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों विटामिन के सब जानते हैं, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन विटामिन के, घाव बनने वाला विटामिन विटामिन सी। यदि आपसे पूछा जाता है रक्त की कोशिका, तो कोशिका में आप क्या बोलोगे? प्लेटलेट्स। यदि आपसे प्रोटीन पूछा जाता है तो फाइब्रिनोजेन, और यदि अब आपसे पूछा जाता है कि अन्य बताएं तो आप बोलोगे क्या? पोटास एलम। ऑप्शन नंबर सी,
पोटास एलम, जिसे आप कहते हो फिटकरी। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भी आता है। फिटकरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र बताएं तो रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। देखिएगा विद्यार्थियों, नाई की दुकान पर जब यदि वो शेविंग कर रहा है, या फिर देखो आजकल तो बहुत सारी क्रीम आ गई है, डेटोल वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई है, लेकिन जब पुराने समय में यदि आपने देखा हो, दादा परदादा जो आपके घर में हो, दादा परदादा ऊपर जाओगे तो लकड़ दादा आता है, इनसे आप पूछिएगा। देखिएगा, नाई की दुकान पर यदि कभी कट लग जाता था तो वो क्या करता था, फिटकरी रखता था आपके, और फिटकरी को क्या कर देता था, लगा देता था। आज भी जो पुराने लोग हैं वो क्या करते हैं, फिटकरी का यूज़ रखते हैं, यानी कि दाढ़ी या शेविंग बनाते समय फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी क्या करती है, कट से बचाव, देखिएगा रोगाणुओं से रक्षा करती है ताकि हानिकारक कीटाणु न बढ़ जाए। कट लगने पर जीवाणु आएंगे, कीटाणु आएंगे, आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, संक्रमण फैलाएंगे, उनको रोकने के लिए फिटकरी को लगाया जाता है। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, पोटासिलम। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु अर्थात श्वेत कोशिका, तो श्वेत कोशिका होती है आपकी सबसे बड़ी लिम्फोसाइट। देखिएगा विद्यार्थियों, 2 मिनट जरा। हाँ, तो देखिएगा इसका आंसर आपका लिम्फोसाइट नहीं, मोनोसाइट होगा, मोनोसाइट। तो सबसे बड़ी रुधिर कोशिका क्या होती है आपकी? श्वेत अर्थात वाइट ब्लड सेल्स में क्या आएगी? मोनोसाइट। सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ? और लिम्फोसाइट में भी 2 रहती है, बी लिम्फोसाइट और आपकी टी लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ? इसमें बी लिम्फोसाइट क्या करती है, रोगों से रक्षा करने का काम करती है, और मोनोसाइट क्या करती है, घाव बनने का कार्य करती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी आएगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी, बी मोनोसाइट। देखिएगा, तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वे तुम्हारा परम शत्रु है। याद रखें विद्यार्थियों, जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। जीएस परिवार जब भी आपके लिए लेक्चर लेकर के आता है तो उस लेक्चर को देखते समय यदि आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार की विपदाएं आती है, जैसे मान लीजिए फ़ोन कॉल आया है, किसी का मैसेज आया है, या किसी दोस्त का फ़ोन आया है, चलो हम पार्टी करते हैं, इस प्रकार की जब भी ये चीज़ें होती है समझ ले वे आपका परम शत्रु है, परम शत्रु है। लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, याद रखें, आपने देखा होगा अर्जुन के गांडीव से जब उन्होंने क्या किया था, देखिएगा अर्जुन एक महान धनुर्धर थे। जब उन्होंने देखा मेरा लक्ष्य क्या है, चिड़िया की आँख, न उनको पत्ते नजर आए, न उनको पेड़ नजर आए, न उनको चिड़िया नजर आई, उनको केवल चिड़िया की आँख नजर आई, क्योंकि उनका लक्ष्य था। उसी प्रकार से आपका लक्ष्य ही आपका प्रथम कार्य होना चाहिए, सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए आपका लक्ष्य, और इसके अलावा आपका जिस पर भी ध्यान जाता है वे तुम्हारा क्या है, परम शत्रु है। तो देखिए, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप बढ़ने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। देखिएगा, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के लिए प्रयोग होता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। क्लियर हुआ? इसमें 120 सिस्टोलिक, ये आपके पूछे गए प्रश्न, इनको याद रखिएगा। 120 को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, और 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। क्लियर हुआ? सिस्टोलिक 120 कहलाता है और डायस्टोलिक क्या कहलाता है? 80 कहलाता है। हाइपरटेंशन के मरीजों को रक्तचाप सामान्य से कहीं अधिक बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्न में से कितनी होती है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का कार्यकाल होता है 120 दिन। देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, 20 से लेकर 120 दिन तक। क्लियर हुआ? सबसे कम होता है आपका डब्ल्यूबीसी, मिनिमम 12 घंटे। क्लियर हुआ? 12 घंटे। फिर चाहे वो 5 दिन तक जीवित रह सकती है, और 5 दिन से यदि वो प्लस में रह रही है तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्लेटलेट्स। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो रक्त यदि आप गलत चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? सभी धमनियाँ उसकी संकुचित हो जाएंगी। ये ब्लड पर हम लेकर आने वाले हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हम ब्लड के सभी ग्रुप्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जल्दी ही आने वाला है ये पार्ट भी आपका। कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था, कणिकाओं के कार्पल्स के बिना तरल अंश को हम क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिएगा,
इसका आंसर आप विस्तार से दीजिएगा। देखिएगा, जब भी हम आपके लिए कोई प्रश्न छोड़कर जाते हैं उस प्रश्न का आंसर दिया करें। जीएस परिवार आपके लिए मेहनत कर रहा है। यदि जीएस परिवार आपसे कुछ बोलकर जाता है, कुछ प्रश्नों की आंसर लाने की आपसे अपेक्षा करता है, तो सभी विद्यार्थी सपोर्ट करें, सभी विद्यार्थी आंसर दिया करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी विद्यार्थी देखिएगा, सपोर्ट आप करें। सपोर्ट जब तक आप नहीं करोगे, हम और मेहनत करने के लिए जो हमको प्रेरित करता है आपका सपोर्ट, आप सहयोग जरूर करें। अगला प्रश्न, रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है लोहा। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? प्रतिस्कंदन अर्थात जो रक्त को जमने नहीं देता है, तो शरीर में रक्त को कौन नहीं जमने देगा? आपका हेपेरिन। क्लियर हुआ? एड्स के विषाणु कैसे नष्ट कर देते हैं? देखिएगा, एड्स आपकी वायरस से फैलने वाली एक बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर हुआ? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण ये रोग होता है। ये क्या करता है? आपके शरीर में धीरे धीरे आपके शरीर की सभी WBC को समाप्त कर देता है। क्लियर हुआ? WBC की मात्रा कम होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी घट जाती है और आप एक दिन क्या हो जाते हो? रोगों के शिकार हो जाते हो। और WBC में भी आपकी दो होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करती है? घाव बनने का काम करती है। लिम्फोसाइट क्या करती है? रोगों से बचाव करने का काम करती है। क्लियर हुआ? और लिम्फोसाइट में भी आपकी दो होती है, बी लिम्फोसाइट और आपकी टी लिम्फोसाइट। तो रोगों से बचाव करने का काम कौन करेगा? आपका बी लिम्फोसाइट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछा जाता है WBC, RBC, WBC प्लेटलेट्स, तो आप WBC पे क्लिक करोगे। यदि आपसे पूछा जाता है WBC में कौन है, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, तो आप लिम्फोसाइट पर क्लिक करोगे। यदि आपसे पूछा जाता है लिम्फोसाइट में कौन है, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, तब आप बी लिम्फोसाइट पर क्लिक करोगे। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? अभी आपको बताया 80 to 120। देखिए, एक और प्रश्न आपके लिए, एक प्रश्न अभी हमने आपको दिया था और सेकंड प्रश्न ही है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइएगा। यकृत के बारे में आप जितनी भी जानकारी जानते हो उन सभी जानकारियों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इस वीडियो में हम आपसे विदा चाहते हैं, अगले वीडियो में शीघ्र ही मिलेंगे। तो धन्यवाद मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। GS परिवार आपका अपना परिवार है, यहाँ पर आपको केवल सपोर्ट करना है। GS परिवार आपका परिवार। मिलेंगे जल्द ही।